Hello, good morning students. Today we study about proposal. आज हम प्रस्ताव के विषय में पढ़ेंगे। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 में प्रस्ताव को परिभाषित किया गया है। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति इन दो चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एलिमेंट है वो है प्रस्ताव। कि संविदा के निर्माण में पहला कदम प्रस्ताव को माना जाता है। सामान्यतया संविदा के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना चाहिए। अब 2 व्यक्ति कौन से? एक तो प्रस्ताव करने वाला और एक दूसरा उसको स्वीकार करने वाला। तो प्रस्ताव में बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 2 व्यक्ति हो। एक तो प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला और एक प्रस्ताव करने वाला। 2 में जो परिभाषा प्रस्ताव की दी हुई है वो है कि जब एक व्यक्ति किसी बात के करने या करने से प्रवृत्त होने की अपनी रजामंदी ऐसे कार्य या प्रवृत्ति के प्रति किसी दूसरे की अनुमति प्राप्त करने की दृष्टि से उसे देता है, संज्ञात करता है, तब उसके बारे में कहा जाता है कि वह प्रस्ताव करता है। अब इसको हम एक साधारण लैंग्वेज में समझेंगे कि जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की, यानी कि मान लीजिए ए बी से कहता है कि तुम मुझे 1 किलो साबुदाना दो और उसकी जगह मैं तुमको 100 रुपये दूंगा। तो ए किसी बात को करने की रजामंदी देता है कि मैं तुम्हें 100 रुपये दूंगा यदि तुम मुझे 1 किलो साबुदाना दोगे। तो उसने अपनी अनुमति दे दी, तो उन दोनों के बीच में अब कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। तो जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या करने से प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी, प्रवृत्त रहने का मतलब है कि ना करने की। अब ये बात नेगेटिव भी हो सकती है, जैसे मैं ये काम नहीं करूँगा तो तुम मुझे 100 रुपये दोगे। तो जब एक व्यक्ति किसी बात को करने से या करने की प्रवृत्त रहने की अपनी रजामंदी किसी अन्य को देता है इस दृष्टि से कि वह दूसरे को संज्ञात करता है ताकि वो उसकी सहमति प्राप्त कर सके, तो प्रस्ताव करता है कहा जाएगा। तो यहाँ पर इंटेंशन है कि मतलब प्रस्ताव करने की इच्छा होनी चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए आपस में। तो प्रस्ताव के अगर हम आवश्यक तत्व देखें तो इस डेफिनेशन को देखते हुए एक वैध प्रस्ताव में कुछ आवश्यक तत्वों का होना ज़रूरी है, जिसमें से पहला है कि प्रत्येक प्रस्ताव का संसूचित किया जाना आवश्यक है। संसूचित का मतलब है कि जो प्रस्ताव कर रहा है वो स्वीकृति करने वाले की नॉलेज में होना चाहिए या प्रस्ताव करने वाले की नॉलेज में भी होना चाहिए। आप किसी दुकान के ऊपर गए और वहाँ पे जाके बुद्ध बन के खड़े हो गए, कुछ भी नहीं बोल रहे, तो सामने वाले को, दुकानदार को सपना थोड़ी ना आ रहा है कि वो आप क्या मांग रहे हो उससे, या आप उससे क्या, आपकी क्या इंटेंशन है, वो नहीं जान पाएगा। तो सामने वाले की नॉलेज में होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रत्येक प्रस्ताव का संसूचित किया जाना आवश्यक है। संसूचित का मतलब होता है कि दूसरे के ज्ञान में, वो दूसरे की नॉलेज में वो बात आ जाए कि सामने वाला मुझसे क्या चाहता है। जब उसके ज्ञान में वो बात आ जाएगी तभी तो वो उसको स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए सक्षम हो पाएगा। तो प्रत्येक प्रस्ताव का संसूचित किया जाना आवश्यक है। प्रस्ताव का संसूचित करना आवश्यक होता है, परंतु ये आवश्यक नहीं है कि यह सदैव व्यक्त या शब्दों द्वारा ही हो। मतलब ये आवश्यक नहीं होता कि हमेशा जो संसूचना दी जा रही है या संसूचित किया जा रहा है वो शब्दों के माध्यम से हो। वो कई बार इम्प्लाइड भी हो सकता है, यानी कि विवशित रूप से भी हो सकता है, यानी कि आचरण के द्वारा भी हो सकता है। अब जैसे कि मान लीजिए हम एक दुकान पे गए जो केवल और केवल किसी एक चीज़ को ही बेचती है। जैसे मान लीजिए कोई खाने की चीज़ है और कोई चॉकलेट बेचता है ना, वो एक ही तरह की चॉकलेट बेचने के लिए फेमस है वो दुकान। मान लीजिए आप चुपचाप वहाँ गए, आपने सामने 100 रुपये का एक नोट रख दिया और दुकानदार ने वो 100 रुपये का नोट लिया और चुपचाप से आपको चॉकलेट दे दी। ना आप कुछ बोले ना दुकानदार कुछ बोला, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में एक कांटेक्ट हो गया। इसी तरह से हम एक सॉफ्टी की दुकान पे जाते हैं और सॉफ्टी, मान लीजिए 20 रुपये की एक सॉफ्टी आती है और आप चुपचाप से अपना नोट 20 रुपये का निकालते हैं और सॉफ्टी वाले को दे देते हैं। सॉफ्टी वाला भी चुपचाप से 20 रुपये का नोट देता है और आपको एक सॉफ्टी बना के दे देता है। तो आप दोनों ने कुछ भी एक दूसरे को नहीं कहा, लेकिन आचरण के द्वारा आप दोनों एक दूसरे की बात को समझ गए।
है ना। तो इस तरह से ये एक तरह से विवक्षित प्रस्ताव आपने किया और उसने 20 रुपये का नोट देकर, और उसने विवक्षित रूप से उसकी सहमति दे दी आपको एक सॉफ्टी देकर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं होती कि प्रस्ताव और स्वीकृति दोनों ही मतलब शब्दों द्वारा अभिव्यक्त की जाए, ये आचरण द्वारा भी हो सकती है। अब इसमें एक बहुत फेमस केस है लालमल शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का मामला। इसके अंदर क्या हुआ कि जो प्रतिवादी था उसका भतीजा घर से गायब हो गया, खो गया। तो उनके वहाँ पर एक नौकर काम करता था लालमल। तो लालमल को उन्होंने भेजा कि भाई तुम जल्दी से जाओ और मेरे भतीजे को ढूंढ के लेके आओ। तो जब वो भतीजे को ढूंढने लालमल चला गया तो उन्होंने प्रतिवादी ने पीछे से मतलब लालमल के जाने के बाद एक घोषणा की कि जो भी मेरे भतीजे को ढूंढ के लाएगा उसको मैं 501 रुपये का इनाम दूंगा। अब लालमल तो चूँकि पहले ही चला गया था तो उसको इस बात की नॉलेज ही नहीं थी कि भाई इन्होंने इनाम रखा है कि अगर मैं ढूंढ के लाऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, ऐसा कुछ भी उसके ज्ञान में नहीं था। लालमल जो था वो लड़के को ढूंढ के लेके आ गया। अब जब वो घर पे आया, ढूंढ के लेके आया उसको, तो उसे इनाम के बारे में पता चला तो बहुत खुश हो गया। तो उसे इनाम की मांग की, लेकिन उसको इनाम देने से मना कर दिया। अब वो न्यायालय गया तो न्यायालय ने भी उसका जो दावे थे वो खारिज कर दिए, क्योंकि वैध संविदा का निर्माण नहीं हुआ था, क्योंकि लालमल को प्रस्ताव की सूचना ही नहीं थी। लालमल शुक्ला नहीं जानता था कि इन्होंने इनाम रखा है या मैं ढूंढ के लाऊंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, ऐसा कुछ भी उसके ज्ञान में नहीं था। इसलिए न्यायालय ने इस वाद को खारिज कर दिया। अब दूसरा जो एलिमेंट है प्रस्ताव होने के लिए वो है कि प्रस्ताव विधिक संबंध उत्पन्न करने के इरादे से किया जाना चाहिए। मतलब कोई भी हंसी मजाक की बात नहीं होनी चाहिए, या कोई पारिवारिक मामला, या साथ साथ चलो चाय पीने चलते हैं, चलो अपन है ना शॉपिंग करने चलते हैं, या मैं तुम्हें शॉपिंग करा के लाऊंगा, मैं तुम्हें नई साड़ी दिलाऊंगा, इस तरह के पारिवारिक मामले नहीं होने चाहिए। विधि संबंध स्थापित करने का आशय होना चाहिए, तभी वो प्रस्ताव की श्रेणी में आता है। अब जैसे हमने बेल्फर वर्सेस बेल्फर का मामला देखा था, जिसके अंदर पति और पत्नी के बीच में ये तय, वो श्रीलंका गए और उनके बीच पत्नी बीमार हो गई और वो अपनी पत्नी को वहीं पे छोड़ के और वापस आ गया, और ये तय किया उसने कि वो अपना हर महीने पत्नी को खर्चा भेजेगा। लेकिन उनके बीच में विवाद उत्पन्न हो गया और उन्होंने खर्चा देना पति ने बंद कर दिया। बाद में पत्नी पति के ऊपर वाद लेके आई कि ये मुझे खर्चा देना इसने बंद कर दिया है। तो न्यायालय ने कहा क्योंकि पक्षकारों का इरादा विधिक संबंध उत्पन्न करने का नहीं था, इसलिए न्यायालय ने ये वाद ही खारिज कर दिया था। तो प्रस्ताव विधिक संबंध उत्पन्न करने के इरादे से किया जाना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि कोई प्रस्ताव तभी प्रस्ताव माना जाएगा जब उसमें विधिक संबंध स्थापित करने का आशय होगा। इसी प्रकार प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। निश्चित होने से मतलब है कि निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित व्यक्ति को ही प्रस्ताव किया जाना चाहिए। मतलब आप भीड़ के अंदर खड़े होके अगर आप ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो तो उसे प्रस्ताव नहीं माना जाएगा। जैसे बनवारी लाल वर्सेस सुखदर्शन दयाल के मामले में भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी तय किया है कि लाउड स्पीकर के ऊपर जो ये अनाउंसमेंट किए जाते हैं या कोई प्रचार किया जाता है तो वो प्रस्ताव की श्रेणी में नहीं आएगा, है ना। हमने पहले पढ़ा है ये। तो प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित व्यक्ति को किया जाना चाहिए। इस तरह से प्रस्ताव भी निश्चित होना चाहिए कि जैसे आप एक दुकान पे गए और आपने वहाँ पे तेल मांगा कि मुझे ना 100 रुपये का तेल चाहिए। अब वो तो तेल का व्यापारी है, वो तो बहुत सारे तरह का तेल बेचता है, सरसों का भी बेचता है, तिल्ली का भी बेचता है, रिफाइंड तेल भी बेचता है। तो आपको कौन सा तेल चाहिए, आपका प्रस्ताव निश्चित नहीं है। तो स्पष्ट होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए या आप क्या प्रस्ताव करें, वो निश्चित होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। अब इसी तरह से प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित व्यक्ति को भी किया जाना चाहिए। मतलब आप भीड़ में खड़े होकर किससे बात कर रहे हो किसी को पता ही नहीं है, तो एक निश्चित होना चाहिए प्रस्ताव। लेकिन इस जो एक ये नियम है कि प्रस्ताव निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित व्यक्ति को किया जाना चाहिए, इसका एक अपवाद भी है जिसे हम सामान्य प्रस्ताव कहते हैं कि प्रस्ताव सामान्य भी हो सकता है और विशिष्ट भी हो सकता है। विशिष्ट प्रस्ताव वह प्रस्ताव होता है जो किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किसी विशिष्ट व्यक्ति को किया जाता है, जबकि सामान्य प्रस्ताव जन सामान्य को किया जाता है। इसके संबंध में एक महत्वपूर्ण वाद है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी का मामला। इसके अंदर जो एक कंपनी थी सर उधर कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी के अंदर ये एक दवा की कंपनी थी, दवा बेचती थी। तो इन्होंने एक इश्तिहार निकाला अपनी दवा के संबंध में
कि हमारी दवा से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है और हमारी दवा से अगर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम आपको 100 पाउंड का पुरस्कार देंगे। इन्होंने एक अखबार में इश्तिहार निकाल दिया। तो बहुत सारे लोगों ने इनकी दवा का इस्तेमाल किया। तो उसमें से एक महिला थी जो उसने उस दवा को इस्तेमाल किया और उसके कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और बल्कि उसको उससे और नुकसान हो गया। तो वो उस कंपनी के ऊपर वाद लेके आई कि भाई मुझे तो इस दवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ा है और आप मुझे 100 पाउंड का इनाम दो, जैसा कि आपने अखबार के अंदर इश्तिहार दिया था। तो कार्लिक स्मॉल बॉल कंपनी के जो मालिक थे उन्होंने कहा कि ये तो एक प्रस्ताव था, हमने तो हमारी दवा की बिक्री को बढ़ाने के लिए ये प्रस्ताव अखबार में निकाला था, बाकी हमारा कोई विधिक संबंध स्थापित करने का आशय नहीं था। महिला न्यायालय के अंदर गई तो न्यायालय ने कहा कि यह जो प्रस्ताव था ये सामान्य प्रस्ताव की श्रेणी में आता है। आपने न्यूज़पेपर के अंदर ये प्रस्ताव छपवा कर पूरी जनता को आपने सामान्य रूप से प्रस्ताव किया है कि जो भी इसको इस्तेमाल करता है और उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा तो हम आपको 100 पाउंड का इनाम देंगे। तो एक सामान्य प्रस्ताव था जो कि वैलिड है, जो कि एक वैलिड प्रस्ताव है। तो आप इसे नकार नहीं सकते, आप इसकी अनदेखी नहीं कर सकते, ये एक वैलिड प्रस्ताव है। तो ऐसा स्मॉल बॉल कंपनी के मालिक को उस महिला को 100 पाउंड देने पड़े। और न्यायालय ने ये भी कहा कि अगर इसी तरह के कुछ और भी महिलाएं आती हैं या कोई और पुरुष आते हैं जो ये दावा करते हैं कि उन्हें दवाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ा और वो भी इसके इनाम की मांग करते हैं तो आपको उनको भी ये इनाम देना पड़ेगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो प्रस्ताव होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक तो विशिष्ट व्यक्ति द्वारा विशिष्ट व्यक्ति को या विशिष्ट समूह द्वारा विशिष्ट समूह को किया जाता है और एक जन सामान्य को भी किया जा सकता है। तो ये जो थे वो एक एलिमेंट्स थे प्रस्ताव के। तो हमने ये देखा कि प्रस्ताव जो होता है वो एक निश्चित व्यक्ति द्वारा निश्चित व्यक्ति को किया जाता है और इसका अपवाद एक सामान्य प्रस्ताव भी है। और प्रस्ताव होने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने आप से प्रस्ताव नहीं कर सकता है। ठीक है। और इसी तरह से प्रत्येक प्रस्ताव को संसूचित किया जाना चाहिए, जिससे हम प्रस्ताव कर रहे हैं उसे पता भी होना चाहिए कि हमने उसे क्या प्रस्ताव किया है, उसके ज्ञान में वो बात होनी चाहिए। और इसी तरह से प्रस्ताव विधिक संबंध स्थापित करने के आशय से किया जाना चाहिए, जिसमें बेलफर का मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको लिखना है। और उसके बाद हमने पढ़ा है कि प्रस्ताव एक निश्चित प्रस्ताव होना चाहिए। निश्चित प्रस्ताव से मतलब ये है कि निश्चित प्रस्ताव एकदम स्पष्ट होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए कि आप क्या बात कह रहे हैं, आप क्या चाहते हैं। प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए कि जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था वो तेल वाला, तो आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि आपको 1 किलो सरसों का तेल चाहिए या 5 किलो तिल्ली का तेल चाहिए। जो भी आपको तेल चाहिए था वो आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहिए था। तेल की श्रेणी में तो बहुत सारी चीज़ें आती है क्योंकि, है ना, तो प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए। अब हमने पढ़ा कि प्रस्ताव सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार के हो सकते हैं। जो विशिष्ट प्रस्ताव है वो विशिष्ट व्यक्ति द्वारा विशिष्ट व्यक्ति को किया जाता है ना, तो वैलिड होगा। और सामान्य प्रस्ताव तो आम जनता से भी किया जा सकता है ना। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इस प्रस्ताव को और डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।